नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ आज़ाद भारत की वो पहली केस जिसमें पुलिस ने डॉक्टरों के हेल्प से पहली बार बॉडी की उस डेड बॉडी की चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की ताकि मकतूल की पहचान हो सके। चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर। ये केस है 30 जनवरी 1954 की। वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर की एक इलाका है टॉलीगंज। उस इलाके की ये कहानी है। दोस्तों, 30 जनवरी 1954 की सुबह का वक्त था। उस वक्त इतनी सुबह थी कि दुकान वगैरह भी नहीं खुले थे, लेकिन शहर के सफाई कर्मी रास्ते वगैरह की सफाई कर रहे थे। कुछ सहलकर्मी अपने टहलने के लिए निकल चुके थे। अखबार वाले अखबार बांट रहे थे। दूध वाले दूध के पैकेट्स लेके घरों घरों में बांट रहे थे। उस वक्त सफाई कर्मी रास्ते वगैरह के सफाई जो कर रहे थे, तो वो कुछ सफाई कर्मियों को टॉलीगंज के ही एक इलाके क्यारटला शमशान घाट, जो कि एक पब्लिक क्रेमेशन ग्राउंड है, उसके बगल में एक पब्लिक टॉयलेट है आम आदमियों के यूज़ के लिए। उस टॉयलेट के पास में 3 पैकेट्स दिखते हैं जो कि अखबार से लपेट कर उसके ऊपर नारियल की रस्सी से बाकायदा बांध कर पैकेट्स बना के वहाँ 3 पैकेट पड़े हुए थे। एक ह्यूमन नेचर है, एक क्यूरियोसिटी है। अगर हम आपको भी कुछ ऐसे पैकेट्स दिखते हैं कहीं पड़े हुए जो कि बाकायदा अच्छी तरह से बंधे हुए हैं, तो हमें लगता है कि किसी ने अपने कीमती सामान कहीं भूल कर छोड़ तो नहीं दिया, या कोई किसी से भूल से छूट तो नहीं गई। तो इस ह्यूमन नेचर, इस क्यूरियोसिटी के ही कारण शायद एक सफाई कर्मी ने उन 3 पैकेटों में से एक पैकेट को खोल दिया। उस पैकेट को खोलते ही उस सफाई कर्मी की चीख निकल गई। आस पड़ोस में जो उनके सहकर्मी थे वो भी उनके पास चीख सुन कर आए, तो उन्होंने भी उस पैकेट को देखा और सबकी चीखें निकल गई। सहकर्मी भी वहाँ पास से गुजर रहे थे। सब आके उस जगह भीड़ इकट्ठा होने लगी, और भीड़ के चलते उसी भीड़ में से किसी ने पुलिस को खबर कर दी, और लाल बाज़ार की पुलिस मौके पर पहुँच गई। मौके पर जब वो पहुँची और उन्होंने जब उस 3 पैकेटों को उन बहुत सारे लोगों के बीच में खोल के देखा, तो उनकी भी रोंगटे खड़े हो गए। उन 3 पैकेटों में किसी ये इंसान की बॉडी पार्ट्स थे। हाथ और कोहनी को जोड़ने वाली वो कलाइयाँ, हाथ के पंजे, वो हाथों के वो पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स करके वो 3 पैकेटों में प्लास्टिक के पैकेट्स में बांध कर उसके ऊपर अखबार से लपेट कर नारियल के रस्सी से बाकायदा बांध कर एक पैकेट बना के 3 पैकेट्स किसी ने उस क्यारटला शमशान घाट के बगल के पब्लिक टॉयलेट के फ्रंट में फेंक दिया था। पुलिस आनन फानन में उन पैकेटों को अपने कब्जे में लेती है और उन्हें मुर्दा घर में रखवा देती है, क्योंकि पुलिस को उम्मीद थी, क्योंकि ये सिर्फ हाथों के ही उन पार्ट्स मिले थे, तो जिसकी भी ये बॉडी होंगी उसके और पार्ट्स मिलने के आसार थे, इसीलिए उन्हें मुर्दा घर में रख दिया जाता है। दोपहर आते आते पुलिस को दोबारा खबर मिली कि काली घाट के पार्क, जो कि क्यारटला शमशान घाट से बहुत दूरी पर भी नहीं थे, करीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर काली घाट पार्क नाम से एक पार्क थे जहाँ बच्चे वगैरह खेलते थे, आदमी टहलने को जाते थे। तो दोपहर में किसी इंसान को उस पार्क के एक आम के पेड़ के नीचे 4 पैकेट्स ऐसे ही मिले जो कि अखबार से रस्सी से लपेटे हुए थे, और उस 4 पैकेटों में से भी एक पैकेट को उस इंसान ने खोल के देखा था, और वो डर के मारे चीखने लगा था। तो उसकी खबर जब पुलिस को पड़ी, तो पुलिस दौड़ी भागी वहाँ गई, और उन्होंने देखा कि उसमें इंसानी बॉडी के कमर के निचले हिस्से के पार्ट्स 2 पैकेट्सों में थे। एक में एक सिर था, जिस सिर के बाल और खाल, जो कि स्किन होते हैं हमारे चेहरे की, उस स्किन को किसी ने निकाल दिया था ताकि उस चेहरे की पहचान ना हो सके। और चौथे पैकेट में थी एक इंसानी भ्रूण, एक वयस्क भ्रूण, एक बच्चा जो कि
या तो पैदा होने वाला था या पैदा हो चुका था। ये खबर जब मिली तो पुलिस दौड़ी भागी वहाँ आई, उन्होंने उन पैकेट्स को भी अपने कब्ज़े में लिया और सब सन्न रह गए, क्योंकि आज़ाद भारत की ये वो पहली कहानी थी जहाँ किसी को मार कर बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसकी इतने टुकड़े किए गए थे और उस चेहरे के खाल भी उतार दिए गए थे ताकि उसकी पहचान ना हो सके। तो ऐसी क्रूरता उस वक्त सुनाई कम देती थी, जबकि आजकल ये आम बात हो चुकी है कि किसी को मार के फ्रिज में छुपा देना, कहीं कुछ टुकड़े करके पैकेट्स में फेंक देना, ये तो आए दिन अखबारों में या टीवी चैनलों में सुनाई पड़ रही थी। लेकिन ये वाक़या है 1954 की, जब ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते थे। तब आज़ाद भारत की पॉपुलेशन भी बहुत कम थे, इंसानों को शायद अब एक दूसरे से इतनी नफ़रत भी नहीं थी। लेकिन फ़िलहाल पुलिस ने उन 4 पैकेट, सुबह मिले 3 पैकेट और अभी मिले 4 पैकेट, उन 60 पैकेटों को लिया और आसपास में खोजने लगी कि कहीं कुछ और पैकेट्स तो नहीं हो, क्योंकि पब्लिक्स में एक खौफ का माहौल था। तो खोजने पर कुछ दूरी में और एक पैकेट्स मिले जहां धड़ के हिस्से थे। इन टोटल 8 पैकेट्स मिल चुके थे और इन 8 पैकेट्सों को लेकर पुलिस मुर्दाघर में वहाँ ले गई थी और अगले दिन यानी 31 जनवरी 1954 को इसे पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया गया। डॉक्टरों को वहाँ इन बॉडी पार्ट्स को रीअसेंबल करने में, एक दूसरे के साथ मेल करने में, कोहनी को हाथों से जोड़ने के लिए, ये जितने भी बॉडी पार्ट्स थे उन्हें एक दूसरे से मिला कर एक बॉडी के शेप में लाने के लिए और उसकी पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टरों को 8 घंटे लगे उस वक्त। उन 8 घंटों में ये पता चला कि ये किसी औरत की बॉडी है और जो औरत प्रेग्नेंट थी, और ये जो भ्रूण है ये वयस्क भ्रूण था जो कि जिसे कि कोख में ही मार दिया गया था। उसके बाद पुलिस आसपास में छानबीन करती है। पुलिस को सिर्फ मिले थे वो पैकेट्स, वो 8 पैकेट्स। उस 8 पैकेट्सों में ना उस बॉडी की कोई पहचान पत्र थी, ना ही कोई कपड़े थे, कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि उस चेहरे के खाल भी निकाल लिए गए थे ताकि उनकी कोई पहचान ना हो सके। इस वजह से पुलिस ना ही मकतूल की पहचान कर पा रही थी और ना ही ऐसी कोई मिसिंग रिपोर्ट उनके पास आई थी कि जिससे पता चले कि कहीं कोई औरत गायब है, किसी घर वालों ने या किसी जानकारों ने उनकी मिसिंग रिपोर्ट किया है कि उनके उनसे इस बॉडी की मेल की जाए, उनसे उनके घर वालों परिजनों से इनकी पहचान की जाए। पुलिस ने बहुत खोजबीन की तो उन्हें सिर्फ उस जो पॉलीथीन के पैकेट्स थे जिसमें ये बॉडी पार्ट्स रखे थे उसके ऊपर से अखबार में लपेटे गए थे और नारियल की रस्सी मिली। वो अखबार के पैकेट से जो जो लपेटे गए थे वो अखबार में एक बात थी कि वो जुगांतर नाम की एक अखबार जो कि कलकत्ता के उस वक्त के एक बहुत पॉपुलर चर्चित अखबार थी, उनके पेपर्स थे। वो पहले के पेपर्स थे जो किसी ने शायद पुराने पेपर्स को उस वो पॉलीथीन्स को रैप करने के लिए यूज़ कर लिया था और वो नारियल की रस्सियाँ थी। पुलिस ने इस बात को इन्वेस्टिगेट किया, बहुत कोशिश की निकालने के लिए, जानने के लिए कि मकतूल कौन है, क्योंकि मकतूल का ही पता नहीं चला था तो कातिल तो दूर की बात थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों में गुस्सा भी पनपने लगा, क्योंकि वो आज़ाद भारत में और कोलकाता जैसे शहर में उस वक्त में ये शायद पहला वाक़या था जहाँ लोगों ने ये सुना था कि कोई इतना क्रूर हो सकता है कि एक अजन्मे बच्चे को भी मार डाले। तो जब पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ तो सरकार को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही थी, तो सरकार ने इस केस को कोलकाता के उस वक्त के डिटेक्टिव एजेंसी को सौंप दी। उस वक्त डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में कोलकाता के एक बहुत ही जानकार और कहते हैं कि जो कि बाल की खाल भी निकाल दे और गड़े मुर्दे उघाड़ के केस को सॉल्व करते थे, एक ऐसे बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर थे जिनका नाम था सामरेंद्रनाथ घोष। सामरेंद्रनाथ घोष ने अपने करियर में बहुत ऐसे केसेस सॉल्व किए थे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। तो गवर्नमेंट ने जब डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को ये केस दिया और इस केस की
जो सीरियसनेस को देखते हुए डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने इस केस को हैंड ओवर किया साम्रेंद्रनाथ घोष को। साम्रेंद्रनाथ घोष ने जब इस केस के बारे में पढ़ा, उन्होंने पूरी डिटेल्स, उस पैकेट्स, उस बॉडी पार्ट्स, डॉक्टरों से बात की, तो कहीं से भी कोई पहचान नहीं आ रही। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा था कि ये लेडी है और ये प्रेग्नेंट थी। इससे ज़्यादा उनको कोई जानकारी नहीं थी। और जब सारे बॉडी पार्ट्स को मिलाया गया तो पैरों पैरों में, एक जांघ में एक मार्क मिला था जो कि शायद किसी का बर्थ मार्क हो, लेकिन ये इतनी जानकारी नहीं थी कि जिससे मकतूल की पहचान की जाए। तो इस वजह से साम्रेंद्रनाथ घोष चिंतित रहे। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, उन्हें भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था इस केस के बारे में। तो उन्होंने पहली बार सोचा, डॉक्टर से बात की कि क्या इस चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा के हम इस जो जो एक जो सर का हिस्सा है उसे क्या एक चेहरा दिया जा सकता है। तो इस पेशकश को लेके वो गए वहाँ। उस वक्त के एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर, सर्जन उनके पास, जिनका नाम है डॉक्टर मुरारी मोहन मुखर्जी। जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये कितनी हद तक सक्सेसफुल रहेगी। साम्रेंद्रनाथ घोष ने कहा कि हम चांस लेते हैं, हम कोशिश तो करते हैं। तो डॉक्टर ने उन्हें, क्योंकि बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्किन वगैरह थी, तो चेहरे में उस स्किन को लगाकर उसी के शेप में मांस वगैरह लगाकर एक तैयार की, प्लास्टिक सर्जरी जैसा कुछ होता है, तो वैसे एक तैयार की चेहरा। उन्हें नहीं पता था कि ये कितनी हद तक मकतूल से मिलती होगी, लेकिन उन्होंने एक चेहरा तैयार किया था। उसकी बड़ी सारी फ़ोटोज़ लिए गए और पोस्टर के रूप में चारों ओर लगाया गया था। और आसपास के पुलिस स्टेशनों में भी खबर की गई थी कि ऐसे कटकाटे की, ऐसे चेहरे की, इस उम्र की कोई औरत अगर मिसिंग हो तो उन्हें बताया जाए। लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला। और वो जो चेहरा एक जो बना था प्लास्टिक सर्जरी के बाद, वो फ़ोटो खींची हुई उस वो साम्रेंद्रनाथ घोष के पास रह गई थी। उसके बाद क्या हुआ, साम्रेंद्रनाथ घोष हर वक्त चिंतित रहते थे कि इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि उनके कैरियर में ऐसा कोई केस नहीं था जो उन्हें मिला और वो सॉल्व ना कर पाया हो। लेकिन ये केस ऐसा था कि उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा था, कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में कोई ऐसी केस हो, कोई मकतूल की ही पहचान हो जाए, कारण ही पता चल जाए कि क्यों इस लेडी को मारा गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसी बीच 2 महीने बीत गए। ये वाक़या था 30 जनवरी 1954 के। अब आ चुका था 25 फरवरी 1954। इसी केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करते सोचते साम्रेंद्रनाथ घोष अपने डिपार्टमेंट से घर की ओर रात को करीबन 9 बजे वापस जा रहे थे। जब उन्हें रास्ते में उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि कहीं भी अगर केमिस्ट की शॉप दिखे तो रुक जाना, मुझे थोड़ी बहुत खांसी हो रही है, मैं एक कॉफ सिरप की दवाई ले लूँगा, नहीं तो रात को सो नहीं पाऊँगा। फिर ड्राइवर ने जाते हुए 2 केमिस्ट की शॉप देखी और वहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। एक शॉप जिसका शटर डाउन हो रहा था, तो साम्रेंद्रनाथ घोष उसके ओर ना जाके दूसरा जो एक केमिस्ट की शॉप थी जो खुला हुआ था उसके ओर जाते हैं और उस वहाँ जो सेल्समैन बैठा था उनसे कहते हैं कि एक कॉफ सिरप देना। सेल्समैन कहता है कि कॉफ सिरप तो नहीं है, क्या आप खांसी और बुखार की दवाई लेना चाहेंगे? तो साम्रेंद्रनाथ घोष ने कहा, नहीं, मैं अंग्रेज़ी दवाइयों से दूर ही रहता हूँ। लेकिन तुम मुझे एक बात कहो कि केमिस्ट की शॉप तुमने खोल रखी है और दवाइयाँ क्यों नहीं रखते हो, इतनी खाली खाली क्यों है? क्योंकि उस शॉप में दवाइयाँ उतनी नहीं थी। तो वो इंसान कहता है कि साहब, मैं तो बस एक सेल्समैन हूँ, मेरा तो काम है सुबह दवाई की दुकान खोलना और रात तक बेच उच के बंद कर देना। मालिक ही कुछ ख्याल नहीं करते हैं, कुछ दवाई नहीं ला के देते हैं, तो मैं क्या करूँ? मुझे तो फिर साम्रेंद्रनाथ घोष कहते हैं कि मालिक कहाँ है तुम्हारा, मालिक को बुलाओ, मैं बात करता हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे तो मालिक से मिले हुए 1 महीना हो गया, 1 महीने से मालिक ने दुकान की तरफ देखा भी नहीं, उनको कोई चिंता नहीं है दुकान की। फिर साम्रेंद्रनाथ घोष कहते हैं कि अपने मालिक से कहो कि दवाई वगैरह लाए, नहीं तो ये दुकान किसी दिन बंद करनी पड़ेगी, जैसी तुम्हारी दुकान की हालत है।
ये कहते हुए साम्रेन्द्रनाथ घोष बिना दवाई लिए ही अपने गाड़ी में वापस लौट जाते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि दवाई तो नहीं मिली, चलो घर की ओर चलते हैं, मुझे घर छोड़ दो। तब जाते वक्त वो सोचते हैं कि करीबन 1 महीने पहले ही ये डेड बॉडी मिली और ये दुकानदार कह रहा है कि उससे उसके मालिक से मिले हुए करीबन 1 महीना हुआ। केमिस्ट के मालिक है एक मर्द और जिसकी डेड बॉडी मिली वो है एक औरत। कहीं इस केस में कोई कनेक्शन तो नहीं है। साम्रेन्द्रनाथ घोष ये सोचते हुए अपने घर की ओर जा ही रहे थे कि उन्हें लगा कि अब ये सोचते सोचते रात को नींद नहीं आएगी, खांसी तो है ही साथ यही सोचता रहूँगा कि कहीं इसमें कोई कनेक्शन तो नहीं है, तो चल के क्यों ना मैं पूछ ही लेता हूँ। तो वापस से वो ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी मोड़ो और उस केमिस्ट के शॉप में वापस चलो। वो केमिस्ट के शॉप में वापस जाते हैं और उस दुकानदार से पूछते हैं कि एक बात बताओ, कौन है तुम्हारे मालिक और वो कहाँ रहते हैं। क्योंकि उस वक्त तक जो दुकानदार है वो देख चुका था कि साम्रेन्द्रनाथ घोष एक पुलिस वैन से उतरे थे, तो क्या क्या उसने कह दिया कि उनके दुकानदार का मालिक का नाम है वीरेंद्र दत्त घोष और वो तारीफ रोड कोलकाता में रहते हैं। तो ये सुनते ही साम्रेन्द्रनाथ घोष अपनी गाड़ी घुमाते हैं तारीफ रोड कोलकाता को। वहाँ जाके वो उस एड्रेस तक पहुँच जाते हैं जो कि दुकानदार ने दिया था और कहा था वो वहाँ उनके मालिक के घर है। वहाँ पहुँचते उनको पता चलता है कि उस घर में तो ताला है। वो खड़े हो जाते हैं रास्ते में और आस पड़ोस के लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कौन रहता है। तो उनमें से कोई 2-4 आदमी कहते हैं कि यहाँ एक वीरेंद्र दत्त घोष नाम के आदमी रहते हैं जिन्हें कई दिनों से हमने नहीं देखा है। वो अपने परिवार के साथ एक बेटा और अपने गर्भवती पत्नी के साथ रहा करते थे। ये सुनते ही साम्रेन्द्रनाथ घोष की दिमाग में वो बात याद आ जाती है, क्योंकि जो लेडी का डेथ हुआ था उनके पास भी एक मृत भ्रूण मिला था। उसे वो छानबीन कर ही रहे थे, तभी बगल से एक औरत गुजरती है और वो कहते हैं हाँ, वीरेंद्र दत्त घोष तो 30 जनवरी से ही नहीं है। ये तारीख सुनते ही साम्रेन्द्रनाथ घोष की आंखें उज्ज्वल हो जाती है और वो उन औरत से पूछते कि कहिए तो आपको कैसे पता कि वो 30 जनवरी से ही गायब है। वो कहते हैं क्योंकि उनका जो बेटा है उन्होंने 28 जनवरी को मेरे पास वो लाए थे और कहा था कि उनकी पत्नी की कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो 2 दिन के लिए क्यों ना मैं उनके बच्चे को संभालूं। और 30 जनवरी को सुबह आके उन्होंने अपना बेटा वापस लिया और कहा कि आज उनकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है, तो हॉस्पिटल में सारे रिश्तेदार आने वाले हैं, तो वो अपने बेटे को भी लेके वहाँ चले गए मेरे पास से। और उसके बाद से ना तो वीरेंद्र दत्त घोष ना ही उनकी बीवी बेला रानी दत्ता यहाँ दिखी है और ना ही उनकी कोई खबर है। अब साम्रेन्द्रनाथ घोष को कुछ आइडिया हुआ। उन्हें पता चल गया कि हो ना हो ये उसी कहानी से रिलेटेड है जिसकी वो खोजबीन कर रहे हैं। तब और पूछताछ करने में उन्हें पता चलता है कि इनकी कोई रिश्तेदार या घर वगैरह के बारे में तो उन्हें पता नहीं है, लेकिन थोड़ी ही दूर में हरीश मुखर्जी रोड में उनके कोई रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन उनको उनका कोई ठिकाना अच्छी तरह से पता नहीं है। इतना सुनते ही साम्रेन्द्रनाथ घोष अपना गाड़ी निकालते हैं और चले जाते हैं हरीश मुखर्जी रोड में। वहाँ पूछताछ करते करते उन्हें पता चलता है एक घर के बारे में, जिस घर में वीरेंद्र दत्त घोष रहते हैं। अब वीरेंद्र दत्त घोष के 2 ठिकानों का पता चल चुका था। जब वो घर के बाहर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि आंगन में एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ टहल रही थी, लेकिन साम्रेन्द्रनाथ घोष उन्हें आवाज़ नहीं देते हैं और नहीं पूछते हैं कि बेला रानी कहाँ है या वीरेंद्र दत्त कहाँ है, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर वो पूछेंगे वीरेंद्र दत्त कहाँ हैं तो या बेला रानी कहाँ है तो शायद वीरेंद्र दत्त चौकन्ने हो सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि साम्रेन्द्रनाथ घोष ने उस औरत को बेला रानी दत्त क्यों नहीं समझा, क्योंकि साम्रेन्द्रनाथ घोष के पास डॉक्टर की दी हुई वो फ़ोटो थी जिसके साथ इस औरत की मेल नहीं थी। वो जो चेहरा था उससे किसी भी तौर पर इस औरत के चेहरे की कोई मेल नहीं थी।
अब सामरेंद्रनाथ घोष क्या करते हैं कि अपने ही स्टाफ के कुछ लोगों को सादी वर्दी में उस घर के बाहर तैनात कर देते हैं और वो खुद अपने घर को निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह यानी 26 फरवरी को सुबह सामरेंद्रनाथ घोष फिर से वहाँ जाते हैं और वहाँ डेरा डाल के बैठ जाते हैं कि कहीं वीरेंद्र दत्ता घोष दिखे, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं दिखता है। अगले दिन तक वो लोग रुकते हैं और 27 फरवरी के सुबह सुबह एक इंसान अपना सर छुपाते हुए, अपना चेहरा छुपाते हुए उस घर की ओर घुसते हैं। तो पुलिसकर्मियों से एक ने पीछे से आवाज़ दी, वीरेंद्र दत्ता। तो वीरेंद्र दत्ता पलट कर देखते हैं। फिर से पुलिस वाले पूछते हैं कि आप ही क्या वीरेंद्र दत्ता घोष हो? तो वो कहते हैं हाँ, मैं ही वीरेंद्र दत्ता घोष हूँ, कहिए क्या बात है? तो कहते हैं बेला रानी कहाँ है? ये सुनते ही वीरेंद्र दत्ता चौंक जाते हैं और वो कुछ कहे इससे पहले पुलिस वाले उन्हें हिरासत में ले लेते हैं और अपने डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के ऑफिस ले आते हैं, जहाँ सामरेंद्रनाथ घोष पहले से बैठे हुए थे और वीरेंद्र दत्ता घोष अब सामरेंद्रनाथ घोष के पास यानी फ्रंट में बैठे हुए थे। उनसे जब पूछा गया तो उसने कहा कि बेला रानी तो कहीं भाग गई है किसी और मर्द के साथ, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन पुलिसिया अंदाज में जब सामरेंद्र घोष ने उनसे पूछताछ की तो उनकी बोलती बंद हो गई और वीरेंद्र दत्ता घोष ने एक ऐसी वाक़या के बारे में सुना, मतलब कहा सामरेंद्रनाथ घोष के सामने, जिसे सुनकर उस वक्त, क्योंकि ये दौर था 1954 का, सब चौंक गए। वीरेंद्र दत्ता घोष ने कहा कि बचपन में ही उनके पिताजी और माताजी का डेथ हो गया था, तो वो अपने चाचा जी के साथ रहने लगे, अपने दीदी के साथ। वक्त गुजरने लगा, दीदी की शादी हो गई। क्योंकि सामरेंद्रनाथ घोष के पास जो आदमी बैठा था वीरेंद्र दत्ता, वो करीबन 30 वर्ष की उम्र का था। उस वक्त वीरेंद्र दत्ता घोष ने कहा कि जब उसकी दीदी की शादी हुई तो वो बहुत छोटा था और उसके चाचा जी और चाचा के बेटे उनसे बहुत बड़े थे और चाचा के बेटे उन्हें बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। तो बजाय दीदी के पास भेजने के, उस बच्चे को उन्होंने अपने पास रखा, पाला पोसा और स्कूल में दाखिला करा दी। वीरेंद्र दत्ता जो है वो बचपन से ही पढ़ाई में उनका उतना इंटरेस्ट नहीं था। वो कुछ दिन स्कूल आते जाते, फिर अपने दीदी के पास चले जाते। चाचा जी फिर से वापस लेके आते, स्कूल में जाने को कहते, लेकिन वो उतना इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि चाचा के बेटे बहुत बड़े थे उनसे, उनकी भी शादियां हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो बहुत समझाया कि तुम पढ़ लो, उस उम्र तक जाओ, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। लेकिन जब वीरेंद्र दत्ता का कोई इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं दिखा तो चाचा और चाचा के बेटों ने मिलकर एक केमिस्ट की शॉप खोल दी और कहा कि ये शॉप तुम्हारे नाम पे, बाकायदा कागज़ वीरेंद्र दत्ता के नाम पे किया और उन्हें वो दे दिया। कहा तुम, ये शॉप तुम्हारी है, तुम चलाओ और अपनी ज़िंदगी चलाओ। उस वक्त तक वीरेंद्र दत्ता की उम्र करीबन 19 साल की हो चुकी थी, क्योंकि चाचा के बेटे की शादी बहुत पहले हो चुकी थी। चाचा के बड़े बेटे की जो बेटी थी उनका नाम था कमला। कमला वीरेंद्र दत्ता से करीबन 5 साल की छोटी थी। दोनों हम उम्र थे, रिश्ते में ज़रूर चाचा और भतीजे लगते थे, लेकिन वो हम उम्र थे तो खेला कूदा साथ में करते, क्योंकि वीरेंद्र दत्ता भी चाचा के ही परिवार में एक साथ उनके बेटे के जैसे रहा करते थे, तो वो एक ही साथ पले बड़े। लेकिन वीरेंद्र दत्ता और कमला के बीच में अफेयर स्टार्ट हो गया जब कमला 19 साल की हुई और वीरेंद्र दत्ता लगभग 24 साल का था। परिवार वालों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि रिश्ता था चाचा भतीजे का, खून का रिश्ता था, तो उन्होंने नहीं माना। लेकिन वो बगावत पे उतर आए। कमला और वीरेंद्र दत्ता ने एक दिन चुपचाप अपना घर छोड़ दिया, अपनी नई ज़िंदगी बसाने को, और आ गए कोलकाता। गाँव से कोलकाता आके वीरेंद्र दत्ता ने एक घर किराए पे लिया और यहाँ उन्होंने सबसे कहा कि कमला उनकी बीवी है और उनका नया नाम रख दिया बेला रानी दत्ता।
साथ रहने लगे। बीच बीच में जब कमला उससे शादी के लिए जोर करती थी तो वीरेन मना कर देता था। कमला की खुशी के लिए उसने कमला के मांग में सिंदूर भर दिया था और एक मंगलसूत्र डाल दिया था। अब कमला को लगने लगा था कि वो शादीशुदा है, लेकिन जबकि वीरेन दत्ता ना ही सामाजिक तौर पे ना ही कानूनी तौर पे कमला से उसने शादी की थी। लेकिन फिर भी कमला और वीरेन दत्ता साथ में रहते थे। वीरेन अपना केमिस्ट का शॉप चलाता था और घर परिवार अच्छी तरह से चल रहा था। उसी बीच उनका एक बेटा पैदा हुआ। क्योंकि इस रिश्ते को किसी ने मान्यता नहीं दी थी, तो हर जगह से वीरेन दत्ता आ जा नहीं सकते थे। ना ही वो चाचा के घर जाते, ना ही अपनी दीदी के घर। लेकिन क्योंकि इस दुनिया में वीरेन दत्ता के अपनी दीदी के सिवा कोई और अपना था नहीं, तो वो दीदी के पास कभी कभार जाता था, दीदी को मनाने की कोशिश करता था, लेकिन दीदी कभी नहीं मानी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि दीदी उससे बातचीत करने लगी, लेकिन उसने कभी बेला रानी को अपने भाई की पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। अब वीरेन दत्ता बेला किराए के घर में पति पत्नी के तौर पे रहते। उनका एक बेटा भी था छोटा सा, वो केमिस्ट के शॉप चलाता था और अच्छी तरह से उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। इसी बीच वीरेन के दीदी ने वीरेन के लिए एक लड़की ढूंढी जिसका नाम था मीरा। अब वीरेन मीरा से शादी कर लेता है अपनी दीदी के कहने पर, और बेला और वीरेन के घर जहाँ था वो था तारफ रोड। उसी के थोड़े ही दूर में हरीश मुखर्जी रोड पे वो दूसरा रूम किराया पर लेता है और मीरा के साथ वहाँ दोहरी ज़िंदगी जीने लगता है। अब दिन में वो कमला के साथ रहता, यानी बेला रानी के साथ रहता, और रात को रहता मीरा के साथ। मीरा पूछती दिन में तुम क्यों नहीं आते घर, तो वो कहता था कि वो दुकान में बिज़ी रहता है। और अगर बेला पूछती कि तुम रात में क्यों नहीं आते, तो वो कहता था क्योंकि केमिस्ट की शॉप है और दवाइयों की डिलीवरी वगैरह के लिए रात को जाना पड़ता है, इसीलिए वो रात को घर नहीं आता। इसी तरह उसकी दोहरी ज़िंदगी जीने लगी, क्योंकि अब बेला को भी वक्त देना था और मीरा को भी। तो इस वजह से वो केमिस्ट के शॉप पे अपना ध्यान नहीं दे पा रहा था, वहाँ सेल भी कम हो गई थी। तो उसने बाकायदा एक इंसान को रख लिया सेल्समैन के तौर पे उसके शॉप को चलाने के लिए। लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वो दो दो परिवार संभाल सके। और इसी बीच क्या हुआ, मीरा प्रेग्नेंट हुई, लेकिन मीरा का मिसकैरेज हो गया और वो बहुत दुखी रहने लगे। अब इस तरफ बेला भी दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। उनके पहले से एक बच्चे थे, अब वो दोबारा प्रेग्नेंट थे। अब वीरेन दत्ता का क्योंकि आमदनी भी कम हो गई थी, दो दो घर के किराया देना था, एक सेल्समैन की सैलरी देनी थी और दो दो परिवारों को चलाना था, ऊपर से बेला फिर से प्रेग्नेंट थी, तो वो घर के खर्चे को नहीं चला पा रहा था। तो उसने सोचा कि उसे इस दोहरी ज़िंदगी से मुक्ति चाहिए और उसने इस मुक्ति की उपाय निकाली किसी एक से पीछा छुड़ाने की। और जब बारी आई कि किसके साथ ज़िंदगी बितानी है, तो उसने मीरा का साथ चूज़ किया और मन ही मन एक योजना बना डाली कि बेला रानी को किसी तरह अपनी ज़िंदगी से हटाना है। और इस इस चीज़ को करने के लिए वो पहले से ही एक प्लॉट तैयार करने लगा। वो बीच बीच में बेला से यूं ही झगड़ पड़ता कि तुम जो प्रेग्नेंट हो वो मेरा बच्चा नहीं है, तुम्हारे किसी और के साथ चक्कर है जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया है और अब तुम ये बच्चा मुझ पर थोप रहे हो। और वो झगड़ने लगता और इधर वो मीरा से कहता कि मेरा एक दोस्त था, जो कि दोस्त और उनकी बीवी एक कार एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया है। उनका एक छोटा सा बच्चा है जिनका अब इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों ने मीरा से कह दिया था कि उनका अब और कोई बच्चा नहीं हो सकता है। तो वो कहता है कि क्यों ना हम उस बच्चे को ही गोद ले लें, क्योंकि उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। और इस तरह से वो एक प्लॉट तैयार करता रहा और यही उस उधेड़ बुन में कि इस साजिश को कैसे अंजाम दिया जाए। बेला 9 महीने की गर्भवती होगी। अब किसी भी वक्त बेला की डिलीवरी हो सकती थी और एक बच्चा परिवार में आ सकता था। तो इसी की उपाय खोजते खोजते वीरेन दत्ता ने क्या किया, 27 जनवरी 1954 को रात को बेला के साथ रुका और बेला के साथ झगड़ पड़ा कि ये बच्चा मेरा नहीं है। और इसी बीच झगड़ में वो जानबूझ के किसी भारी भरकम चीज़ से बेला के सर पे दे मारता है और फिर बेला जब बेहोश हो जाती है तो उसके गला घोट के उसे मार डालता है।
फिर क्या करता है कि अलमारी के सारे कपड़े निकाल लेता है, बिस्तर पे रख देता है और बेला की बॉडी को अलमारी में रख कर फर्श को साफ़ कर लेता है, जो कि खून से गंदी हो गई थी। और बगल के रूम में सोए हुए अपने छोटे से बच्चे के पास जाके सो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। 28 जनवरी की सुबह उठता है। उठ के वो अपने पड़ोसी के उसी पड़ोसी औरत के पास चला जाता है जिसे कभी कभार बेला अपने बच्चे को संभालने के लिए दे देती थी, जब कभी भी उसे कहीं बाहर जाना होता था या किसी काम के लिए जाना होता था, अपने बच्चे को साथ नहीं ले जा पाती थी, तो उस औरत को दे देती थी। उस औरत के पास जाके वो कहता है कि बेला की डिलीवरी की वक्त आ चुकी है, उसे बहुत पेन हो रही है और अब कभी भी डिलीवरी हो सकती है, क्या आप 2 दिनों के लिए मेरे बच्चे को संभाल सकते हैं? तो वो औरत खुशी खुशी तैयार हो जाती है और कहती है कि क्यों नहीं। तो अपने उस बच्चे को वो पड़ोसी के घर छोड़ देता है और दिन में वो 28 जनवरी के सुबह बच्चे को पड़ोसी के यहाँ रख कर बेला की बॉडी जो कि अलमारी के अंदर थी उसे उस घर को बाहर से ताला लगाकर वो चला जाता है मीरा के पास, क्योंकि दिन में उसे मीरा को भी वक्त देना होता था। वो मीरा के पास दिन भर रुकता है। शाम होते होते वो दुकान जाता है, जहाँ से वो नारियल की रस्सी लेता है, पॉलीथीन के बैग्स लेता है और जो मांस काटने की छुरा होता है वैसे सामान वो ख़रीदता है और अपने दुकान जाता है। दुकान जाकर दुकान में शाम के वक्त बैठता है और दुकान से रात को करीबन 9 बजे के बाद वो बेला के घर जाता है। जाते वक्त दुकान से वो पेपर के बंडल ले जाता है, क्योंकि वीरेंद्र दत्ता को न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक़ था और जुगांतर अखबार का वो हर दिन का कस्टमर था। जो पुराने पेपर्स होते थे रद्दी में बिकने के लिए उस वक्त, क्योंकि न्यूज़ चैनल वगैरह भी कम होते थे, तो पेपर के चाहिदा बहुत थे, तो वो उस पुराने जो चले जाते थे दिन, जैसे आज का अखबार उसने पढ़ लिया तो वो आराम से उसे बहुत बढ़िया से बांध उनके बंडल बना के रख देता था, ताकि रद्दियों में बेच के कुछ पैसा कमाया जा सके। और इसी दौरान वो क्या किया कि उस पेपर के बंडल ऐसे एक बंडल को उठाता है और अपने साथ लेके बेला के घर चला जाता है। रात को वो 28 जनवरी के रात को वो बेला के हाथ, सर और कमर के ऊपर के हिस्से के टुकड़े करता है। करते करते बहुत रात हो जाती है और क्या करता है, जिसके वो टुकड़े कर चुका था उसे कई पॉलीथीनों में पैक करता है और पैक करके ही रख देता है। रख कर वो सोने चला जाता है उसी घर में। उसी घर में सोकर फिर वो 29 जनवरी को सुबह उठता है, मीरा के पास जाता है, मीरा के साथ वो दिन भर रहता है, फिर रह के फिर रात को आता है और बाकी के बॉडी पार्ट्स के टुकड़े करता है। उसी तरह पॉलीथीन में रैप करके ऊपर से पेपर लगा कर नारियल की रस्सी से बांध कर बाकायदा वो 8 पैकेट्स बनाता है और उस रात ही वो रिक्शा लेकर क्यारतला शमशान घाट के पास 3 पैकेट, उसके बाद कालीघाट पार्क के पास 4 पैकेट फेंक के वापस आ जाता है और मीरा के पास चला जाता है। सुबह 30 जनवरी की सुबह वो उस पड़ोसन के पास वापस आता है और अपने बच्चे को लेता है और बच्चे को लेके मीरा के घर चला जाता है, हरीफ मुखर्जी रोड में, जहाँ जाके वो बच्चे को सौंप देता है वहाँ पे कि यही वो बच्चा है जिसके मम्मी पापा जो मेरे दोस्त थे एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुका है और उनके परिजनों से बात करके मैं इस बच्चे को ले आया हूँ, अब ये हमारे ही बच्चे के तौर पे पाला जाएगा। ये सुन के मीरा बहुत खुश होती है कि उसे एक बच्चे का सुख मिल गया है और उसे बहुत प्यार करती है, जबकि उसे ये पता नहीं था कि ये उसके पति के ही बच्चे हैं। और जाने से पहले वो क्या करता है कि बेला के रूम की फ़िनाइल और बाकी चीज़ों से फर्श वगैरह सब साफ़ कर लेता है और उसे बाहर से लॉक करके बच्चे को लेकर चला जाता है। और बाद की जो वाक़या है वो मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ। ये पूरा कहानी सुनने के बाद सामरेंद्र नाथ घोष और उनके साथ के पुलिसकर्मी चौंक जाते हैं कि कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है, क्योंकि वीरेंद्र दत्ता ने ये भी कहा था कि जब वो लाश के टुकड़े कर रहा था, सर को धड़ से अलग कर रहा था, तो उसने उसकी खाल भी निकाल ली थी ताकि कोई उसे पहचान ना सके। और इसके बाद पुलिस वाले बेला के घर वालों से बात करते हैं। बेला की माँ आती है, उनके पिताजी आते हैं, तो माँ उस जांग के
जो पार्ट्स मिले थे पैरों के जांघ के, उस बर्थ मार्क को देख के पहचान जाती है और कहती है कि हाँ, बचपन में 9 वर्ष की उम्र में उसे चोट लग गई थी और उसी की ये निशानी है। और तब पता चलता है कि जो प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर मुरारी मोहन मुखर्जी ने बनाई थी और उसका 75% बेला के चेहरे से मिलान था, जो कि एक सक्सेसफुल सर्जरी थी। और पहचान होने के बाद ये ट्रायल चलता है। उस वक्त क्रिमिनल्स बहुत कम थे, क्राइम भी बहुत कम हुआ करते थे, तो वहाँ के सेशन कोर्ट ने 1954 में ही उसे फांसी की सज़ा दे दी थी। 1955 आते आते बीरेंद्र दत्ता ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने भी उसकी सुनवाई, उसकी अपील को खारिज कर दी और उसे फांसी की सज़ा ही दी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1955 के लास्ट तक आते आते अपना ऑर्डर दे दिया था और सुनाई गई थी कि उसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, क्योंकि उसने एक अजन्मे भ्रूण की भी हत्या की थी, एक बीबी की, एक अजन्मे भ्रूण की। उस वक्त ये ऐसे वाक़या नहीं हुआ करते थे, तो ये सुन के हर तरफ सनसनी थी। तो इस क्रूरता को देखते हुए, इस केस की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सज़ा में कोई रियायत नहीं बरती और उसे फांसी की ही सज़ा दी। और 1956 की 29 जनवरी के सुबह अलीपुर सेंट्रल जेल में बीरेंद्र दत्ता घोष को फांसी दे दी गई। लगभग 2 साल बाद, क्योंकि मर्डर हुआ था 27 जनवरी 1954 को और 1956 के 29 जनवरी आते आते बीरेंद्र दत्ता घोष फांसी पर लटक चुके थे और ये कहानी यही ख़त्म हो जाती। दोस्तों, ये ऐसा वाक़या था कि जब डॉक्टर मुरारी मोहन मुखर्जी ने प्लास्टिक सर्जरी की थी तो उन्हें भी नहीं पता था कि ये चेहरा कितना मिलेगा, लेकिन जब केस सॉल्व हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, सबको सब कुछ पता चल चुका था, तब तक आते आते पता चला कि उनकी प्लास्टिक सर्जरी ऐसी थी कि 75% चेहरे के मिलान मकतूल से हो गई थी। ये कहानी है आज़ाद भारत की, वो पहली प्लास्टिक सर्जरी करने की केस जिसमें प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए मकतूल को पहचान दी गई। ये कहानी है एक ऐसे डिटेक्टिव एजेंसी के ऑफिसर की जिनका नाम है समरेंद्र नाथ घोष, जिनकी बेमिसाल तफ्तीश की, और एक ऐसी क्रूरता की कहानी है जहाँ दोहरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए एक इंसान ने अपने ही एक अजन्मे बच्चे को मार डाला, एक बीबी को मार डाला, उसका सर धड़ से अलग कर दिया, यहाँ तक कि उसकी चेहरे की खाल भी खींच ली ताकि कोई उसकी पहचान ना कर सके। लेकिन बावजूद इसके वो क्रिमिनल पकड़ा गया, फांसी पर लटक गया। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आपसे। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ आपके सामने लेके आई हूँ आज़ाद भारत की वो पहली केस जिसमें पुलिस ने डॉक्टरों के हेल्प से पहली बार बॉडी की, उस डेड बॉडी की चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की ताकि मकतूल की पहचान हो सके। चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर। ये केस है 30 जनवरी 1954 की।
वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर की एक इलाका है टॉलीगंज। उस इलाके की ये कहानी है। दोस्तों, 30 जनवरी 1954 की सुबह का वक्त था। उस वक्त इतनी सुबह थी कि दुकान वगैरह भी नहीं खोले थे, लेकिन शहर के सफाई कर्मी रास्ते वगैरह की सफाई कर रहे थे। कुछ सहलकर्मी अपने टहलने के लिए निकल चुके थे। अखबार वाले अखबार बांट रहे थे, दूध वाले दूध के पैकेट्स लेके घरों घरों में बांट रहे थे। उस वक्त सफाई कर्मी रास्ते वगैरह के सफाई जो कर रहे थे, तो वो कुछ सफाई कर्मियों को टॉलीगंज के ही एक इलाके क्यारटला शमशान घाट, जो कि एक पब्लिक क्रेमेशन ग्राउंड है, उसके बगल में एक पब्लिक टॉयलेट है आम आदमियों के यूज़ के लिए। उस टॉयलेट के पास में 3 पैकेट्स दिखते हैं, जो कि अखबार से लपेट कर उसके ऊपर नारियल की रस्सी से बाकायदा बांध कर पैकेट्स बना के वहाँ 3 पैकेट पड़े हुए थे। एक ह्यूमन नेचर है, एक क्यूरियोसिटी है। अगर हम आपको भी कुछ ऐसे पैकेट्स दिखते हैं कहीं पड़े हुए, जो कि बाकायदा अच्छी तरह से बंधे हुए हैं, तो हमें लगता है कि किसी ने अपने कीमती सामान कहीं भूल कर